कर्नाटक के बाद एमपी के स्कूलों में हिजाब बैन, शिक्षा मंत्री का बयान। स्कूलों में लागू होगी ड्रेस कोड, हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं। आरिफ मसूद बोले, प्रतिबंध होने पर होगी आर पार की लड़ाई। छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदेश भर में प्रदर्शन कर थाने में सौंपा ज्ञापन। पूर्व मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग। छत्तीसगढ़ में रासायनिक उर्वरक का संकट, केंद्र सरकार ने राज्य कोटे में की 40% की कटौती। अब तक 3,20,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद ही मिल पाई। बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल, 3 जवान रायपुर रेफर। सर्चिंग पर निकले थे जवान। इंदौर में चलती ट्रेन में चढ़ रही थी महिला, पैर फिसला तो नीचे गिरी, महिला की मौके पर मौत। नर्मदा जयंती पर नर्मदापुरम में महोत्सव, पत्नी के साथ सीएम शिवराज ने की महाआरती। कहा, नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती होगी। एमपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर, कोरोना संक्रमित भी दे सकेंगे परीक्षा। केंद्रों पर ही बनेंगे आइसोलेशन रूम, दिव्यांगों के लिए होंगे अलग से इंतजाम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट का मामला जो है वो सामने आ रहा है। 3 जवानों को रायपुर लाया गया है जो कि घायल हुए हैं। डिप्टी कमांडेंट, एएसआई और हवलदार को रायपुर लाया गया है। ये तीनों घायल हो गए हैं। एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवानों को अस्पताल लाया गया है। आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए थे और 3 को अस्पताल लाया गया है। आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान हुए थे घायल। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ और आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए। 3 घायल जवानों को रायपुर लाया गया। तो एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवानों को अस्पताल लाया गया है। आईईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए थे, जिनमें से 3 जवानों को रायपुर लाया गया है। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी ब्लास्ट होने के दौरान इन 3 जवानों को एयरपोर्ट से रायपुर लाया गया है। पेशेंट आए हैं पालावन विश्वास, 47 ईयर ओल्ड मेल हैं। उनको राइट साइड के जो पैर में इंजरी हुआ है वहाँ फ्रैक्चर है और दोनों आँख में भी चोट लगा है। थोड़ा सीरियस है वो। अभी उनका सारे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, सीटी स्कैन और सारे वर्कअप चल रहा है और उनका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। तो एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवानों को अस्पताल लाया गया है। चलिए सुप्रिया का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, जो जवान घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी बताई जा रही है अभी? जी देखिए, घायल जवानों में से जो 3 जवान हैं उन्हें रायपुर लाया गया है और जवानों की स्थिति की बात की जाए तो उनकी स्थिति की जानकारी अभी फिलहाल के लिए हमें नहीं मिल पाई है। लेकिन जानकारी के मुताबिक जो है देर रात यही जानकारी मिली थी कि जवानों का जो इलाज है वो जारी है और उनकी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। आपको बता दूं कि नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था, जिसकी वजह से 4 जवान घायल हो गए और घायल जवानों को फिर बेहतर इलाज के लिए 3 जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया और 1 जवान का वही के जिला अस्पताल में इलाज जारी है। ठीक है सुप्रिया, लेकिन चूंकि आपने कहा कि 1 जवान का जो इलाज जो है वो वहीं पर जारी है, लेकिन 3 जवानों का जो इलाज रायपुर में जारी है, क्या उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है? क्या वहां पर उनके जो परिवारजन के कुछ लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल जवान जिस तरीके से घायल हुए हैं उनकी पहचान भी कर दी गई है। उनके बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पतालों में भर्ती भी कराया गया है और अब उनके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है और उम्मीद है कि उनके जो परिजन है वो भी जवानों का जो हालचाल है वो पूछेंगे। आपको बता दूं कि जो जवान है वो अब गश्त के लिए निकले थे उसके बाद भोपाल-पटना सड़क पर आईईडी ब्लास्ट कर दिया नक्सलियों ने और उसके बाद फिर जो जवान है वो घायल हो गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे 3 जवान, जिनके बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। ठीक है, खबर पर आप नजर बना के रखिएगा सुप्रिया। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।
कोरोना की अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना की रफ्तार थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में सामने आए 1300 नए केस, तो 1000 से ज्यादा नए केस कोरोना के सामने आ गए हैं। मंगलवार को कोरोना से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में 13,961 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मंगलवार को 3,570 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 11,426 एक्टिव केस अभी भी बने हुए हैं। रायपुर में 212, धमतरी में 183 नए केस है, कांकेर में 95, दुर्ग में 84 नए केस हैं और राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में 80, बिलासपुर में 77 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। कोरिया की अगर बात करें तो कोरिया में भी ज्यादा से ज्यादा जो केस हैं वो बने हुए हैं। यहां पर 59 जो कोरोना के केस हैं वो सामने आए हैं। कोंडागांव में 45, बालोद में 40, जांजगीर चांपा में 41 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। सुप्रिया बनी हुई हैं लगातार हमारे साथ। सुप्रिया, कोरोना का जो केस जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और फिलहाल संख्या कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किस तरीके के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? रायपुर में बाजारों की क्या हालात हैं बाजारों में? जी देखिए, अगर हम पहले के मुकाबले अगर प्रदेश में कोरोना की स्थिति की बात करें तो अभी की बात करें तो अभी कोरोना के जो मामले हैं वो काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो महज जो है 3% से ज़्यादा ही रह गया है। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि जिस तरीके से मामले कम होते जा रहे हैं तो अब स्कूल खुलने की कवायद भी तेज हो जाएगी। वहीं अगर हम रायपुर के बाजारों की बात करें तो अभी भी जनता की लापरवाही साफ देखी जा रही है। जिस तरीके से हमने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद लापरवाही देखी थी, उसी तरीके से अभी भी लापरवाहियां देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी रायपुर के काफी ऐसे इलाके हैं जहां पर चालान वसूला जाता है। लोग अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो बाइक सवारों से 200 रुपए का चालान वसूला जाता है और हर रोज लोग इतने ज्यादा मास्कों को लेकर के बेपरवाह है कि हर रोज उनसे चालान वसूला जा रहा है। उसके बाद भी आम जनता समझ नहीं रही है कि मास्क उसके लिए कितना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार रोज रोज चालान भी वसूला जाता है। नगर निगम की टीम रायपुर के हर चौक चौराहों पर मौजूद रहती है, जो बाइक सवारों से कहती है कि वो मास्क लगाएं और अगर वो नहीं लगाते तो कई बार उनकी जो नगर निगम की टीम के साथ बहस भी हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन वैक्सीनेशन की अगर बात करें सुप्रिया तो वैक्सीनेशन के क्या हालात अभी बने हुए हैं? क्योंकि लोग अभी बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद बूस्टर डोज भी नहीं लगवाई है, जिन्होंने शायद वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो क्या लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं अभी भी? जी बिल्कुल, वैक्सीन लगाने के लिए अब लोगों की संख्या बढ़ी है। जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर की आहट की जो जानकारी है वो मिल रही थी, तो वहीं लोग भी अब जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्हें बूस्टर डोज नहीं लगा है वो बूस्टर डोज लगाते हुए केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो वो भी कोरोना की डर से वैक्सीन लगवाने की बात करते हुए नजर आ रहे थे और वैक्सीन भी उन्होंने लगवाई है। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लोग अब वैक्सीन को लेकर के जागरूक होने लगे। ठीक है सुप्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। अगली खबर पर भी अपडेट आपसे लेते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 10वीं 12वीं के छात्र अब अपने ही स्कूल में एग्जाम दे सकेंगे, तो उनके लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। ऑफलाइन मोड में होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। इस बार भी सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बना दिया गया है, तो अपने स्कूलों में अब एग्जाम दे सकेंगे छात्र। आपको ये बता दें कि एग्जाम के लिए 6,700 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 से 3 दिन में प्रवेश पत्र भी जारी हो जाएंगे। तो प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे 2 से 3 दिन में। ये जो प्रवेश पत्र हैं जारी करने का ऐलान किया गया है। सुप्रिया लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, चूंकि अब अपने ही स्कूलों में एग्जाम छात्र दे सकेंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कोविड के मद्देनजर? जी देखिए, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब 10वीं 12वीं के जो छात्र हैं वो अपने ही स्कूलों में परीक्षा दे पाएंगे। पहले भी यही व्यवस्था थी। अगर हम पिछले बार की बात करें तो पिछले बार भी यही व्यवस्था थी, क्योंकि कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो छात्रों को सुरक्षित रखा जाना ही विद्यालय की प्रमुखता है वो बताई जा रही है। और इसी के साथ केंद्र भी नहीं बदले जाएंगे। जिस स्कूल में छात्र पढ़ते थे उसी स्कूल में छात्र परीक्षा दिलाएंगे। आपको बता दूं कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। अगर छात्र किसी एक स्कूल में पढ़ता है तो उसे दूसरे स्कूल परीक्षा दिलाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि छात्र भी सुरक्षित रहे, परीक्षा भी दे पाए और साथ ही स्कूलों का बदलाव भी ना हो। तो इस वजह से स्कूल का बदलाव नहीं किया जाएगा। तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन स्कूलों में कराया जाएगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के बीच बच्चे परीक्षा दिलाते हुए नजर आएंगे। सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
और तमाम बच्चों को मास्क लगाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होगा। और अगर किसी बच्चे के पास मास्क नहीं है तो स्कूल के पास मास्क भी उपलब्ध रहेगा, ताकि वो जिन बच्चों ने मास्क भूल गए या फिर किसी कारणवश उनके पास मास्क नहीं है तो उन्हें मास्क भी स्कूल की तरफ से प्रदान किया जाएगा। ठीक है सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अब स्कूलों के खुलने के आसार नजर आने लगे हैं और उम्मीद जताई ये जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में स्कूल खुल सकते हैं। इस मुद्दे पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से बात की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। प्रदेश में अब भी स्कूल खुलेगा या नहीं, ये भी अब भी एक प्रश्न है और इस सवाल के जवाब के लिए हमारे साथ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आपसे सबसे पहली सवाल यही है, क्या अब प्रदेश में अगर हम स्थिति देखें तो 3.46 कोरोना का संक्रमण दर आ गया है, तो क्या लगता है प्रदेश में स्कूल खोला जाएगा? जो तय हुआ था, जो निर्णय हुआ था, उसमें यही था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 4% से कम होगी वहाँ पर स्कूल संचालित रहेंगे और जहाँ अधिक होगी वहाँ पर बंद किए जाएंगे। क्योंकि अब कम हो रहा है तो इसमें विचार हो सकता है। वही तो अलग, ये तो हर जिले के जो प्रशासन है उनको बताया गया है कि जहाँ कम है वहाँ पे खोल सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है ऑफलाइन से अच्छा नहीं है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर ऑनलाइन है, तो ऐसे में क्या है, पूरा विद्यार्थियों का पढ़ाई लॉस हुआ है, तो उसको कवर करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग के पास? कैसे उनका स्तर उठाएंगे आप लोग? नहीं, सबसे अच्छा पढ़ाई तो ऑफलाइन ही होता है, लेकिन विकल्प के तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई भी उसमें जब स्कूल बंद थे तो ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई को जारी रखा गया था। लेकिन अब उसकी और भी तैयारी करनी पड़ेगी, तो निश्चित रूप से स्कूल खोला जाना चाहिए, इसमें हम लोग विचार करेंगे। तो मंत्री जी से बातचीत से स्पष्ट है कि संकेत दिया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अब स्कूल खोल दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया था तो जिस जिला में 4% से कम कोरोना है वहां तो स्कूल संचालित हो रहे हैं, लेकिन जिस जिले में 4% से ज्यादा कोरोना रहा है वहां स्कूल बंद थे। तो अब क्या पूरे प्रदेश में 3% कोरोना का औसत आ गया, ऐसे में स्कूल खोलने का संकेत दे दिया गया है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों रबी फसल के लिए खाद की कमी से जूझ रही है। यूरिया और डीएपी जैसे रासायनिक खादों का संकट पैदा हो गया है। किसानों को खाद नहीं मिलने की लगातार शिकायत आ रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को दोषी ठहरा दिया है। खाद की आवक इतनी कम है कि समितियां किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ में जितना कोटा खाद का मांगा गया था, केंद्र उतनी सप्लाई नहीं कर रहा है, इसलिए बाजार में खाद की कमी बनी हुई है। प्रदेश को केंद्र से कोटे में 45% की कटौती कर दी है। छत्तीसगढ़ ने 7.50 लाख मीट्रिक टन खाद मांगा था, लेकिन अब तक मात्र 3,20,000 मीट्रिक टन ही खाद मिला है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 7,50,000 मीट्रिक टन रासायनिक खाद मांगा था। केंद्र सरकार ने मात्र 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक दिए जाने की स्वीकृति दी। ये छत्तीसगढ़ की जरूरत का केवल 55% है। शेष 45% की कटौती कर ली गई। इसमें भी केवल 3,20,000 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक ही छत्तीसगढ़ में आया है। ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है, और इसी प्रदेश में नहीं है। खुद केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री मनसुख भाई ने कहा है कि फर्टिलाइजर की पूर्ति इतनी ही हो पाएगी, तो हम लोगों को उसी में अपनी व्यवस्था करना है। हमारे जो खरीफ का जो खाद का आवंटन था, हमको 30% कटौती करके मिला। रबी का भी हमारा पूरा आवंटन अभी हमको मिल नहीं पाया है। तो निश्चित रूप से प्रदेश में थोड़ी सी स्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूणत का एक और विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राजेश मूणत बीजेपी दफ्तर में कांग्रेसियों को लेकर अपशब्द कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इससे पहले भी मूणत का पुलिसकर्मियों के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ था।
और लोगों ने वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोग मेरे और ब्रजमोहन भैया के बीच में ही ट्वीट कर रहे हैं। अरे गलत फहमी मत जियो रे कांग्रेसी को। ये कहियो के मन में वो चलता रहता है ना, कुछ लोग चक्कर लेने में मजा आता है। पहले मजा लेने और लोगों ने वीडियो को ट्वीट किया। कुछ लोग मेरे और ब्रजमोहन भैया के बीच में ही ट्वीट कर रहे हैं। अरे गलत फहमी मत जियो रे कांग्रेसी को। ये कहियो के मन में वो चलता रहता है ना, कुछ लोग चक्कर लेने में मजा आता है। पहले मजा लेने वाले को मजा लेने दो। झीरम घाटी मामले में एनआईए की ओर से बहस पूरी हो गई है। आज राज्य सरकार और मुदलियार के वकीलों की ओर से बहस की जाएगी। आपको बता दें कि झीरम घाटी घटना में दूसरी एफआईआर को चुनौती देने वाली एनआईए की अपील पर अंतिम सुनवाई शुरू हो चुकी है। एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी बहस कर रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि राज्य शासन और शिकायतकर्ता की ओर से बहस अब होने वाली है। एनआईए ने झीरम घाटी हमले पर बहस बस्तर पुलिस की ओर से दूसरी एफआईआर पर रोक लगाने और उस पर जांच के लिए एनआईए को ही दिए जाने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ मोर्चा खोला और एसपी को ज्ञापन सौंपकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सिविल लाइन थाने में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही जिस प्रकार बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पुलिस प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के साथियों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने का प्रयास किया, इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता ने सिविल लाइन थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर राजेश मूणत के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निवेदन किया है। वहीं दूसरी तस्वीर बिलासपुर की है, जहां नेहरू चौक पर कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई ने बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत का पुतला दहन किया। तीसरी तस्वीर सरगुजा की, जहां एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राजेश मूणत पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही छत्तीसगढ़ दौरे पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पर अभद्र टिप्पणी करते हुए अमर्यादित भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया। ऐसी ही तस्वीर राजनांदगांव और सूरजपुर से भी सामने आई, जहां पूर्व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस के लोगों जो साथी हमारे जो साथी थे, जवान थे, उनके साथ मारपीट की गई। हमारे जो युवा साथी थे अनुसूचित जाति जनजाति के, उनके साथ भी मारपीट की गई और गाली गलौज अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। उसके संबंध में आज हम लोग एनएसयूआई के साथी सिविल लाइन थाने में आकर एफआईआर की मांग कर रहे हैं और राजेश मूणत की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कोई कृत्य दोबारा ना हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा ये भी कहा गया कि 15 साल से हम लोगों ने राज किया है, जनता ने उन्हें राज के लिए नहीं सेवा के लिए चुना था। माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन गुरु रुद्र कुमार जी के बंगले के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक घटना कारित की गई थी। उक्त संबंध में गंज थाने में पहले से प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया है। उक्त प्रकरण में पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा है, एक शिकायत पत्र दिया है। शिकायत पत्र के मजमून के आधार पर विधिन रूप प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बालोद मुख्यालय से लगे झलमला में अवैध रूप से शासकीय जमीन अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ आर पार के मूड में नजर आए। यूथ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए चक्का जाम कर विरोध जताया, तो वहीं कब्जाधारी पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनशन पर भी बैठ गए। अनशन की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा मौके पर पहुंचे और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष साजन पटेल से बातचीत की, जिसके बाद एसडीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और विधायक भैया राम सिन्हा ने शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष साजन पटेल को जूस पिलाकर आमरण अनशन खत्म करवाया।
अनशन में बैठने के दौरान हमारे पूर्व विधायक जी माननीय श्री भैयाराम सिन्हा जी पहुंचे और एसडीएम से बहुत सारी बातचीत हुई और एसडीएम ने कहा है कि कल उस जमीन को सील किया जाएगा और वहां बहुत सारी मुरुम खनन भी उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और कब्जा जल्द से जल्द हटाने की बात कही गई और कल तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी क्योंकि वहां उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी। कल ताला लगा। माननीय संभाग आयुक्त महोदय के न्यायालय में वो पुनरीक्षण के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ से जैसे ही पुनरीक्षण का निराकरण होगा संबंधित निम्न न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में अतिक्रमण संबंधी नियमानुसार भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी। बिलासपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने ठेका सफाई कंपनी लाइन सर्विसेज के प्रबंधक शैलेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेका कंपनी के प्रबंधक पर महिला सफाई कर्मियों से बदसलूकी का आरोप लगा है। सफाई कर्मियों ने एसपी दफ्तर का घेराव कर ठेका कंपनी के प्रबंधक पर सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल मगरपारा में सफाई के दौरान कुछ महिला सफाई कर्मचारियों के साथ शैलेंद्र सिंह ने कथित रूप से अश्लील हरकत की। आरोपी पर छेड़छाड़ सहित जाति सूचक अपशब्द कहने का भी आरोप है। वहीं मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया है। उधर ठेका कंपनी पर वक्त पर वेतन नहीं देने को लेकर भी कर्मचारियों ने रोष दिखा दिया। कर्मचारियों ने एसपी से मुलाकात कर मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। उधर ठेका कंपनी के प्रबंधक ने सभी आरोपों को सिरे से भी खारिज कर दिया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कुछ लोग निजी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को भड़का भी रहे हैं। रायपुर से अब खबर, जहां ठगी करने वाली फरार आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। आपको बता दें, जमीन का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप इन पर लगा है। आरोपी अनिता सिंह भिलाई से गिरफ्तार हुई। भिलाई के रिसाली में चलाती थी पार्लर। सिविल लाइन पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई के रिसाली में ये पार्लर चलाती थी महिला, उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुकमा में पुनः नरकोम अभियान का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां 7 स्थायी वारंटी नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादी पिछले कई सालों से नक्सल संगठन में काम कर रहे थे। वहीं जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने भेदभाव से तंग आकर सरेंडर किया। दंतेवाड़ा से अब खबर, जहां 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 3 में से 2 नक्सली 1 लाख के इनामी निकले हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। घर वापसी अभियान के तहत इन्होंने सरेंडर किया। तो पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के सामने इन्होंने सरेंडर किया है। 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। घर वापसी अभियान के तहत इन्होंने सरेंडर किया। आपको बता दें, 1 दर्जन से अधिक मामले इन पर पहले से ही दर्ज हैं।